हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो फिर गाइस आज हम देखने वाले हैं बीएससी थर्ड ईयर बॉटनी सेकंड पेपर का फर्स्ट यूनिट। और फर्स्ट यूनिट से आज हम देखने वाले हैं गुणसूत्र, क्रोमोसोम। फर्स्ट यूनिट से रिलेटेड अनेक सारे टॉपिक्स जो है मैंने बता दिया है। अगर नहीं देखे हैं तो फिर चैनल एक बार ज़रूर चेक कीजिएगा। प्लेलिस्ट बन गया है यूनिट वाइज, है ना। तो फिर जितने भी टॉपिक्स जो मैंने फर्स्ट यूनिट का छोड़ा है उन सभी को जो है कंप्लीट करेंगे। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट यूनिट की ओर बढ़ेंगे, है ना। तो फिर चलिए सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं क्रोमोसोम, गुणसूत्र। तो फिर गुणसूत्र के बारे में आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहला तो जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। सेकंड देखेंगे गुणसूत्र के प्रकार, है ना, आखिर कितने टाइप्स के जो है गुणसूत्र होते हैं वो हम देखेंगे। थर्ड देखेंगे गुणसूत्र की संरचना, स्ट्रक्चर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। फिर देखेंगे गुणसूत्र के कार्य, है ना, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम। तो फिर चलिए गाइस सबसे पहले जो है हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन जैसे कि कोई भी जो अनुवांशिक लक्षण है ना वो किसके द्वारा स्थानांतरित होता है एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में? जीन्स के द्वारा, है ना। और जीन्स कहाँ स्थित होते हैं? डीएनए में या गुणसूत्र में, है ना। तो फिर वही गुणसूत्र के बारे में हमको पढ़ना है। चलिए देखते हैं। क्रोमोसोम की खोज कोशिका विभाजन के समय स्ट्रॉसबर्गर ने किया था। ठीक है गाइस, बर्गर से याद कर लेना, स्ट्रॉसबर्गर। ठीक है, इन्होंने जो है कोशिका विभाजन के समय जो है खोज किया था क्रोमोसोम का। सेकंड है क्रोमोसोम नाम वाल्डेयर ने दिया था। ठीक है, जो क्रोमोसोम को क्रोमोसोम नाम किसने दिया? वाल्डेयर ने दिया था। क्रोमोसोम आनुवांशिकता के वाहक हैं, है ना। आनुवांशिकता यानी कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने वाले हैं। ठीक है, वाहक है। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन को लेकर जाते हैं, इसी वजह से इसको आनुवांशिकता के वाहक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जीन्स को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाते हैं। तो फिर ये आपको याद करना है कि क्रोमोसोम जो है आनुवांशिकता के वाहक हैं। ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जीन को लेकर के जाते हैं। अब देखते हैं गुणसूत्र की साइज़ 0.25 माइक्रोन से जो है 30 माइक्रोन तक होता है। गुणसूत्र की साइज़ का अध्ययन मेटाफेज में किया जाता है। ठीक है कि जो कोशिका विभाजन आप लोग पढ़ोगे तो फिर उसमें मेटाफेज आता है ना। तो फिर उसमें जो है इसके साइज़ का अध्ययन किया जाता है। सभी जीवों में क्रोमोसोम्स का जो साइज़ है वो अलग अलग होता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया साइज़ जो है 0.25 से, है ना, माइक्रोन से जो है 30 माइक्रोन तक होता है। और जितने भी अनेक जीव हैं, है ना, हमारे वातावरण में, हमारे पर्यावरण में, तो फिर सभी जीवों का जो क्रोमोसोम है गाइस वो एक समान नहीं होता है। सबका साइज़ जो है वो अलग अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं गाइस इसकी संख्या के बारे में देख लेते हैं। आखिर किसमें कितनी संख्या तक क्रोमोसोम पाया जाता है ना। पौधों में सबसे कम क्रोमोसोम हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस नामक पौधे में 2n = 4 की संख्या में होता है। ठीक है गाइस, ये जो हैप्लोपेपस ग्रेसिलिस नामक जो प्लांट है उसमें जो है क्रोमोसोम की संख्या 2n = 4 की संख्या में होता है ना। ये जो है 2n लिखा है अर्थात ये द्विगुणित है। ठीक है, तो फिर इतनी संख्या में होता है। तथा सर्वाधिक क्रोमोसोम ऑफियोग्लॉसस रेटिकुलम में पाया जाता है, जो कि 2n = 1262 की संख्या में पाया जाता है। ठीक है गाइस, तो फिर किसमें कम और किसमें ज़्यादा पाया जाता है वो भी नाम जो है आप लोग देख लेंगे। कई बार नीट वगैरह में आ जाता है ना। अगर आप 12th में पढ़ रहे हैं तो फिर आप लोग अच्छे से देख लेंगे। अब चलिए देखते हैं आगे। अब देखिए गाइस क्रोमोसोम जो इस प्रकार से होता है ना, अगर हम उसका स्ट्रक्चर देखें, क्रॉसिंग ओवर या फिर लिंकेज वगैरह पढ़े होंगे तो फिर उसमें इस प्रकार से जो है गुणसूत्र को दिखाया गया है ना। तो फिर आप लोग थोड़ा सा माइंड में बिठा लीजिए कि इस प्रकार से गुणसूत्र होता है। वैसे आप लोगों को पता है, मुझे पता है। अब चलिए देखते हैं आगे। सेकंड देखते हैं इस गुणसूत्र के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। तो फिर सेंट्रोमियर की स्थिति तथा अपने आकार के आधार पर क्रोमोसोम निम्नलिखित प्रकारों में बांटे जाते हैं। ठीक है, अभी हमने डायग्राम देखा उसमें इस प्रकार से था। ठीक है, ये जो है उसकी भुजा है ना, ये दोनों जो उसकी भुजा है उस प्रकार से इधर भी भुजा होता है ना। तो फिर ये जो है कंप्लीट क्रोमोसोम होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले आप लोग डायग्राम समझ लीजिए। ये जो है दोनों भुजाएं हैं, इधर भी 2 भुजाएं होता है। ठीक है, और ये जो बीच में है इसको जो है सेंट्रोमियर जो है कहते हैं। अब चलिए देख लेते हैं, पढ़ते हैं आगे। तो फिर क्या लिखा है, जो टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है, सेंट्रोमियर की स्थिति तथा अपने आकार के आधार पर क्रोमोसोम निम्नांकित प्रकार में बांटे जाते हैं। अर्थात ये जो सेंट्रोमियर है ना, और इसका जो साइज़ है उसके आधार पर जो है क्रोमोसोम को निम्न भागों में बांटा गया है। अब कौन कौन से भागों में बांटा गया है वो हम देख लेते हैं। पहला है मेटासेंट्रिक। ऐसे गुणसूत्र एनाफेज अवस्था में अंग्रेजी के अक्षर वी के आकार के समान दिखाई देते हैं। ठीक है गाइस, ये जो मेटासेंट्रिक गुणसूत्र है ना,
ये जो है एनाफेज अवस्था में अंग्रेजी के वी अक्षर के आकार के दिखाई देते हैं। देखिए ये वी अक्षर के टाइप दिखाई दे रहे हैं ना, ये जो है मेटासेंट्रिक अवस्था का मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, ठीक है। तो फिर ये जो है वी आकार का दिखाई देता है, जिसकी दोनों भुजाओं की लंबाई समान होती है। और ये जो दोनों भुजाएं हैं गाइस, इसकी लंबाई जो है समान होती है। हालांकि मेरा ये वाला थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है ना, आप लोग जो है नाप करके बनाएंगे, है ना। तो फिर दोनों भुजाएं जो है समान दिखाई देती है, जिसकी हाँ ठीक है। सेंट्रोमियर इन दोनों भुजाओं के मध्य स्थित होता है। और ये जो सेंट्रोमियर है गाइस, ये दोनों भुजाओं के मध्य में है ना, ठीक बीच में जो है स्थित होता है। तो फिर उसको जो है मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ऐसे गुणसूत्र की भुजाओं की लंबाई असमान होती है, ठीक है गाइस। इनकी जो भुजाओं की लंबाई है वो जो है असमान होती है। यहाँ पे देखिए ये छोटा है और ये बड़ा है ना, तो फिर इनकी भुजाओं की लंबाई असमान है। सेंट्रोमियर भुजाओं के मध्य, जो सेंट्रोमियर है वो दोनों भुजाओं के मध्य स्थित होता है और यह अंग्रेजी के जे या एल अक्षर के समान दिखाई देता है। और ये जो सब सेंट्रोमियर है गाइस, ये सब सेंट्रो क्रोमोसोम जो है जे अक्षर या एल अक्षर के समान दिखाई देता है, ठीक है। तो फिर ये हो गया हमारा सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। आगे देखते हैं, थर्ड है गाइस एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, है ना। ये छड़ाकार होते हैं, छड़ाकार अर्थात छड़ के समान सीधा होते हैं, ठीक है। ये छड़ाकार होते हैं जिसका एक भुजा अत्यधिक लंबा एवं एक भुजा अत्यंत छोटा होता है ना, या फिर एक भुजा अत्यंत लंबी और एक भुजा अत्यंत छोटी होती है। सेंट्रोमियर दोनों भुजाओं के मध्य स्थित होता है, लेकिन एक गुणसूत्र के छोर के पास होता है, ठीक है। एक भुजा के छोर के पास होता है। यहाँ पे देखिए ये छड़ाकार है ना, छड़ के समान सीधा है, जिसकी एक भुजा छोटी और अत्यंत छोटी और एक भुजा लंबी है। और जो सेंट्रोमियर है वो मध्य में होता है, परंतु एक भुजा के समीप होता है। देखिए इस वाले भुजा के समीप है ये सेंट्रोमियर, इस वाले भुजा से थोड़ा दूर है ना। हालांकि मध्य में है, लेकिन ये वाला जो सेंट्रोमियर है ये इस वाले भुजा के थोड़ा सा नज़दीक है ना। तो फिर वही लिखा है, ये छड़ाकार होते हैं और बाकी सब जो आप लोग देख चुके हैं ना। तो फिर अब चलिए देखते हैं आगे। फोर्थ है गाइस टेलोसेंट्रिक क्या है वो हम देख लेते हैं। टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम यह छड़ाकार गुणसूत्र है। ऐसे गुणसूत्र की एक भुजा होती है, ठीक है। ये जो टेलोसेंट्रिक है गाइस, ये जो है छड़ाकार होते हैं, देखिए सीधा है ना, और इसकी केवल एक ही भुजा होती है, दो भुजा नहीं होता है ना। देखिए केवल एक ही भुजा है। तो फिर ये हो गया हमारा टेलोसेंट्रिक। तो फिर इस प्रकार से जो है 4 प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। आप लोग याद कर लेंगे कितने प्रकार के क्रोमोसोम हैं, 4 प्रकार के, और उनका नाम भी जो है अच्छे से देख लेंगे, ठीक है। किसमें कौन सी भुजा नहीं होता, सेंट्रोमियर कहाँ स्थित होता है, उन सब के आधार पर जो है इसको बांटा गया है, ठीक है। अब थर्ड देखते हैं गाइस गुणसूत्र की संरचना। एक प्रारूपिक गुणसूत्र में जो है निम्नलिखित भाग होते हैं, ठीक है गाइस। तो फिर जो गुणसूत्र है उसमें जो है निम्नलिखित भाग होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं वो हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले जो है इसका हम डायग्राम देख लेते हैं गाइस। ये इस प्रकार से डायग्राम है गुणसूत्र का, आप लोग जो है याद कर लेंगे डायग्राम को, है ना, और बना भी लेंगे। और एक एक पार्ट का नाम जो है हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे इसका जो लास्ट छोर है गाइस, इसको जो है टेलोमियर कहते हैं। और इसके अंदर है ना, गुणसूत्र के अंदर जो लिक्विड भरा होता है या जो मटेरियल होता है उसको जो है मैट्रिक्स कहते हैं। और ये जो बाहर का जो आवरण है गाइस, इसको जो है पेलिकल कहते हैं। उसी प्रकार ये जो कुंडली नुमा जो संरचना है ना, धागे नुमा, इसको जो है क्रोमेनोमेटा कहते हैं, ठीक है। और ये जो धागे नुमा रचना है, इसमें ये जो मोतीनुमा जो रचना है ना कणिका में, इसको जो है क्रोमोमेयर जो है कहते हैं। इस प्रकार से जो है बाकी नाम भी जो है आप लोग अच्छे से देख लेंगे। अब चलिए सभी का जो है एक एक करके जो है हम देख लेते हैं, नोट्स की ओर आते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है हम टेलोमियर देख लेते हैं, है ना। यह गुणसूत्र का सिरा होता है जिसमें एक विशेष प्रकार की ध्रुवता होती है, जिसके कारण एक गुणसूत्र का सिरा दूसरे गुणसूत्र से नहीं जुड़ता है, ठीक है गाइस। अब देखिए जो गुणसूत्र है वो कहाँ पर होता है ना, केंद्रक के अंदर होता है। केंद्रक के अंदर एक होता है केंद्रक के अंदर होता है गाइस क्रोमैटिन जाल, है ना। क्रोमैटिन जाल ही जो है डीएनए है और उसी में ही जो है क्रोमोसोम वगैरह होता है ना। तो फिर वहाँ पर जो है बहुत सारे क्रोमोसोम होते हैं, तो फिर वो एक दूसरे से चिपकते क्यों नहीं है ना। तो फिर इसी के कारण, क्योंकि जो टेलोमियर है उसमें जो है ध्रुवता पाई जाती है, जिसके कारण जो है गुणसूत्र जो है एक दूसरे से नहीं चिपकते हैं, ठीक है। और ये एक दूसरे से जो है अलग अलग भिन्न रूप से होते हैं, ठीक है, भिन्न होते हैं एक दूसरे से। सेकंड है गाइस पेलिकल।
यह एक झिल्ली है जो गुणसूत्र के चारों तरफ पाई जाती है। यह नॉन जेनेटिक होता है, इसका आनुवंशिकता से कोई संबंध नहीं है। अब जो झिल्ली हमने देखा है कि स्पेलिकल झिल्ली है ना, वो जो है गुणसूत्र के चारों ओर पाया जाता है और ये जो है नॉन जेनेटिक होता है, अर्थात ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में नहीं जाता है ना, और इसका जो है आनुवंशिकता से कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं आगे। थर्ड है गाइस मैट्रिक्स। मैट्रिक्स जो है जो गुणसूत्र के अंदर जो लिक्विड भरा होता है या जो मटेरियल या पदार्थ होता है वो है ना। तो फिर गुणसूत्र के अंदर जेली जैसा पदार्थ होता है, यह भी नॉन जेनेटिक है, यानी कि ये भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी नहीं जाता और इसका जो है जेनेटिक से कोई लेना देना नहीं है ना। तो फिर ये जो है जेली जैसा पदार्थ होता है जो कि गुणसूत्र के अंदर होता है। इस पदार्थ में जो है जल, प्रोटीन, खनिज एवं एंजाइम्स जो है होते हैं। ठीक है, तो फिर ये सारे जो है इस जेली जैसे पदार्थ में जो है पाया जाता है, जल, प्रोटीन और खनिज और एंजाइम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं डी, देखते हैं गाइस क्रोमेनोमेटा। क्रोमेनोमेटा जो डीएनए के अंदर जो धागानुमा संरचना था है ना, जो कुंडलित भी था, यहाँ पे देखिए ये वाला है ना, ये जो है कुंडलित भी है, देखिए कुंडलित और धागेनुमा है, तो फिर इसी को ही जो है क्रोमेनोमेटा कहते हैं। देखते हैं, यह आनुवंशिकता से संबंधित है। यह गुणसूत्र के अंदर पाया जाने वाला धागेनुमा कुंडलित धागा है जो हिस्टोन प्रोटीन व डीएनए का बना होता है। ठीक है गाइस, ये जो क्रोमेनोमेटा है ये धागेनुमा होता है और कुंडलित होता है, और ये जो है प्रोटीन और डीएनए का जो है बना होता है। कौन से प्रोटीन? हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए का। ठीक है, यह दो प्रकार के होते हैं, पहला है पैरानेमिक कॉइलिंग और सेकंड है पेलेक्टोनेमिक कॉइलिंग। ठीक है, कॉइलिंग यानी कि कुंडलित। ठीक है, तो फिर पैरानेमिक कॉइल जो है ये जो है ढीला होता है ना, ढीला होता है, और ये जो पेलेक्टोनेमिक कॉइल है ये जो है टाइट होता है। ठीक है, तो फिर ये हो गया गाइस। अब चलिए देखते हैं आगे। ई है गाइस क्रोमोमियर। यह कणिकानुमा रचना है, यह मोती के समान होता है, यह संघनित गुणसूत्र में उपस्थित होते हैं। ठीक है, इस क्रोमोमियर देखिए ये है ना, ये जो मोती जैसी संरचना दिख रहा है इसको जो है क्रोमोमियर जो है कहते हैं। ठीक है, तो फिर ये जो है कणिकामयी रचना है, कणिकानुमा, जो कि मोती के समान दिखाई देते हैं, और जब गुणसूत्र जो है ये जो धागानुमा रचना है वो संघनित हो जाते हैं ना, जब इकट्ठे हो जाते हैं तब जो है उसमें दिखाई देता है। ठीक है, या उसमें उपस्थित होते हैं। फिर है एफ, देखते हैं गाइस सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो गुणसूत्र के मध्य में गुणसूत्र का जो भुजा होता है गाइस, जो दो पार्ट होते हैं ना भुजा वाला, उसके बीच में जो है होता है गोल, जो उसको जो है सेंट्रोमियर कहते हैं। ठीक है, तो फिर उसी के बारे में पढ़ते हैं। इसे काइनेटोकोर एवं प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं। संकीर्णन ये वाला, ठीक है, ये वाला भाई गाइस, क्योंकि ये जो है यहाँ पर जो है सिकुड़ जाता है, इसी वजह से इसको संकीर्णन जो है कहते हैं। ठीक है, इसे काइनेटोकोर एवं प्राथमिक संकीर्णन भी कहते हैं सेंट्रोमियर को। ठीक है, गुणसूत्र में एक सेंट्रोमियर पाया जाता है जो गुणसूत्र की दो बराबर भुजाओं में, जो कि गुणसूत्र को दो बराबर भुजाओं में बांटता है। यहाँ पे भाग नहीं आएगा, भुजाओं आएगा, है ना, क्योंकि गुणसूत्र इस प्रकार से होता है गाइस। ये जो है इसका सेंट्रोमियर है और इधर दो भुजा और जो है इधर दो भुजा, है ना। तो फिर ये जो सेंट्रोमियर है गाइस ये दो बराबर भुजाओं में बांटता है गुणसूत्र को, क्रोमोसोम को। ठीक है, तो फिर सेंट्रोमियर का यही काम है। देखते हैं गाइस सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन है ना, ये जो इसे जो है द्वितीयक संकीर्णन कहते हैं। इस प्रकार का जो संकीर्णन है गाइस, ये वाला द्वितीयक संकीर्णन है ना, ये किसी किसी गुणसूत्र में पाया जाता है, सभी गुणसूत्र में नहीं पाया जाता। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये प्राथमिक संकीर्णन है, यहाँ पे थोड़ा सा क्रोमोसोम संकुचित हुआ है, यहाँ पर भी थोड़ा सा संकुचित हुआ है ना, तो फिर ये जो है द्वितीयक संकीर्णन है और ये किसी किसी गुणसूत्र में ही पाया जाता है, सभी गुणसूत्र में नहीं पाया जाता है ना। तो फिर देखते हैं द्वितीयक संकीर्णन कुछ गुणसूत्रों में ही उपस्थित होता है। इसके चारों ओर एक क्षेत्र है जिसे केंद्रिका संगठक क्षेत्र कहते हैं। अब ये वाला जो क्षेत्र है गाइस, ये वाला है ना, ये जो है द्वितीयक संकीर्णन है और इसके आसपास का क्षेत्र ये वाला है ना, ये जो है केंद्रिका, क्या लिखा है, केंद्रिका संगठक क्षेत्र कहते हैं। इसे केंद्रिका संगठक क्षेत्र क्यों कहते हैं गाइस, क्योंकि ये जो है इसके आसपास का जो क्षेत्र है ना, द्वितीयक संकीर्णन का जो आसपास का क्षेत्र है वो आरएनए का निर्माण करता है, और आरएनए जो है केंद्रक के लिए, केंद्रिका के लिए जो है इम्पॉर्टेंट होता है ना, इसी वजह से इसको बोलते हैं, इसके आसपास के एरिया को केंद्रिका संगठक क्षेत्र। ठीक है, आगे देखते हैं मानवों में 13, 14, 15, 21 और 22 गुणसूत्रों में जो है नॉर पाया जाता है। नॉर यानी कि ये जो द्वितीयक संकीर्णन है उसके आसपास का जो एरिया है ना, जो कि केंद्रिका संगठक क्षेत्र कहलाता है, वो पाया जाता है इन सभी गुणसूत्रों में। ठीक है, ये वाला एरिया,
ये वाला एरिया ये है द्वितीयक संकीर्णन और इसके आसपास का एरिया ये वाला नॉर, ठीक है। न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन है ना, न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर रीजन ये जो है आरएनए का निर्माण करते हैं, जो कि न्यूक्लियस के निर्माण के लिए आवश्यक है, ठीक है। अब इसके बाद आता है सैटेलाइट देख लेते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं, ये आई होप आप लोगों को समझ आया होगा कि सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन क्या है या द्वितीयक संकीर्णन किसे कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तो फिर सैटेलाइट देख लीजिएगा इस यहाँ पे, यह बाहर की तरफ निकला हुआ भाग है जहाँ सैटेलाइट युक्त क्रोमोसोम को सेट क्रोमोसोम जो है कहते हैं, ठीक है। तो फिर सेट का फुल फॉर्म भी यहाँ पे दिया हुआ है, जो कि बाकी इंपॉर्टेंट है, मैंने सभी को आप लोग बता दिया है, ये वाला जो है देख लेंगे आप लोग। आगे देखते हैं गुणसूत्र के कार्य, फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। देखते हैं गुणसूत्र का कार्य आप लोग अच्छे से जानते हैं गाइस, है ना। अनुवांशिक सूचनाओं का आदान प्रदान नहीं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है ना। तो फिर गुणसूत्र अनुवांशिक सूचनाओं के वाहक होते हैं। ये केंद्रक के अंदर केंद्रिका का निर्माण करते हैं। केंद्रिका न्यूक्लियोलस है ना, जो कि मैंने भी बताया द्वितीयक संकीर्णन के जो आसपास का जो एरिया होता है वो आरएनए का निर्माण करता है और आरएनए केंद्रिका के निर्माण में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, ठीक है। तो फिर ये जो है केंद्रक के केंद्रिका निर्माण का भी जो है कार्य करते हैं, ठीक है। ये म्यूटेशन को नियंत्रित करते हैं गाइस। म्यूटेशन मैंने बता दिया है, अगर नहीं देखे हैं तो फिर देख लेंगे, क्योंकि ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, म्यूटेशन, है ना। तो फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाके देख सकते हैं। फोर्थ है लिंग गुणसूत्र, लिंग निर्धारण का कार्य करती है। और जो लिंग गुणसूत्र होते हैं गाइस, XY XX है ना, ये जो है लिंग का भी, जेंडर का भी, सेक्स का निर्धारण करते हैं, ठीक है। तो फिर ये हो गया फंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। तो फिर गाइस आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है, आप लोगों को समझ आया होगा कि क्रोमोसोम है क्या, इसका कार्य क्या है, इसके टाइप्स, इसका जो स्ट्रक्चर है वो। तो फिर अगर आया है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनको भी फ़ायदा हो। एंड थैंक यू गाइस।